नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आइस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और करंट अफेयर्स में हम लोग अपॉइंटमेंट की सीरीज़ कर रहे थे और हमने उसमें प्रेसिडेंट्स के बारे में देखा है, जो अतिरिक्त जानकारी है उसको देखा है हमने। प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में देखा, वाइस प्रेसिडेंट्स के बारे में देखा है। और आज हम लोग क्या करेंगे, जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट है, जुडिशरी जो हेड है इंडिया में, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनमें किसकी नियुक्ति हुई है और उनके बारे में जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन जो किसी भी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज दो सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे। एक तो जुडिशियल हेड के बारे में बात करेंगे और दूसरा पार्लियामेंट्री हेड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। दोस्तों, जुडिशियल हेड में जो सबसे पहली नियुक्ति जो हुई है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हुई है और वो है हमारे अभी वर्तमान में है संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। और जैसा कि पता आप लोगों को पता होगा या हमारी जानकारी में होना चाहिए कि इससे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो सी वाई चंद्रचूड़ को रिप्लेस्ड, सी वाई चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। ठीक है ना। और राम मंदिर जजमेंट के लिए जाने जाएंगे ये। और उसके बाद जो धारा 370 आर्टिकल 370 को जो रिप्लेस किया गया उसके लिए जाने जाएंगे। और अभी अभी हाल फिलहाल में ही जो मीडिया में काफ़ी सुर्खी में रहे थे, ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ में गणपति पूजा के समय जो एक साथ फोटो आया था और ये कहा गया था कि जुडिशियल हेड पे बैठे हुए किसी व्यक्ति को प्राइवेसी में रहना चाहिए और राजनीति से दूर रहना चाहिए, और इस बात के लिए काफ़ी वो चर्चा में रहे थे। तो पहला हमने क्या देखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो संजीव खन्ना। किसको उन्होंने पदच्युत किया है या रिप्लेस किया है, तो सी वाई चंद्रचूड़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है कि राम मंदिर जजमेंट देने के लिए इतिहास में जब भी चर्चा होगी तो सी वाई चंद्रचूड़ का नाम जो प्रमुखता से लिया जाएगा, क्योंकि 600 या 650 साल पुराना ये विवाद रहा, हिंदू मुस्लिम विवाद रहा है भारतीय समाज में। उसके बाद अब ये है कि 51वां 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, 51वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। दैट मीन्स कि सी वाई चंद्रचूड़ जो थे 50 थे, मतलब 50वां थे। पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इनके बारे में जानकारी रखना है कि ये क्या रहे हैं, फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। एज वेल एज ये क्या है कि 2019 से लेकर के 2024 तक, 2019 से 2024 तक ये रहे हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो लॉ कमीशंस है उसके भी ये मेंबर रहे, फॉर्मर मेंबर ऑफ लॉ कमीशंस के मेंबर रहे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो इनके बारे में है, जो फॉर्मर लॉ कमीशंस के मेंबर रहे हैं ये। ठीक है, तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन है। पहला कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं ये। ठीक है, दूसरा कि सी वाई चंद्रचूड़ जो है उनको उन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, और तीसरा कि ये 2019 से 2024 तक, 2019 से 2024 तक जो है ये जज रहे हैं। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमने बात कर लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके आगे हम लोग जो लॉ ऑफिसर्स की बात करेंगे, जो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगला हमारा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी वर्तमान में कौन है, किसकी नियुक्ति हुई है, आर वेंकट रामानी की, आर वेंकट रामानी।
आर वेंकट रामानी। इनको रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड के वेणुगोपाल। किसको इन्होंने रिप्लेस किया है? के वेणुगोपाल को। के वेणुगोपाल जो इससे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और उसको उन्होंने रिप्लेस किया है, और वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर वेंकट रामानी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कि ये पद क्या होता है और संविधान में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में इसका जिक्र किया हुआ है, और फिर इनके पास में क्या क्या पावर होता है। ठीक है ना, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स कहा जाता है इनको। पार्लियामेंट के किसी भी सेशंस में इनको बोलने का और पार्टिसिपेट करने का जो है राइट मिला हुआ है। तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है या ये होते हैं, कहा जाता है। फर्स्ट थिंग है कि देश का क्या होता है? सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 10 मिनट के आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है, दो चीजें हमने देखा कि संविधान के आर्टिकल 76 में इस पद के बारे में संविधान में जिक्र किया गया है और देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, तीसरा है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दैट मीन्स कि इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नियुक्त किया जाता है। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, दैट मीन्स कि एलिजिबिलिटी में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं 30+1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके जो 31 जो जजेज होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वही क्राइटेरिया जो है उनके लिए भी अप्लाई होता है कि वो योग्यता यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। काम ये होता है कि जो सरकारें होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसके पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में रखना या किसी भी कोर्ट में उसके पक्ष को क्या करना, डिफेंड करना या उसके पक्ष को रखना। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि किसी भी मुद्दे को लेकर के सरकार के पक्ष को रखना, सरकार का बचाव करना, ये काम जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है ना, और मैंने ऑलरेडी बताया है कि आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया हुआ है संविधान में। और सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने लायक किसी व्यक्ति को, दैट मीन्स कि वो उसकी योग्यता हो गई, क्राइटेरिया होगी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक कोई भी व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि इनको किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, के वेणुगोपाल को, ठीक है ना, के वेणुगोपाल को इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये जो के वेणुगोपाल है वो आर्टिकल 370 जिसको लागू किया था मोदी सरकार ने या जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में JNK में, उसका जो बचाव किया था सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि जो CAA था, ठीक है ना, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है उसका भी बचाव इन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, के वेणुगोपाल से रिलेटेड है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता, ठीक है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है असिस्ट करना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करना है, या आप ये कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द एक्टिविटीज इनसाइड एट सुप्रीम कोर्ट विच परफॉर्म बाय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या आप ये कह सकते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट के पक्ष को जो है किसी भी कोर्ट के अंदर में रखेगी या किसी भी मुद्दे का बचाव करेगी, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर्स कहा जाता है, लॉ ऑफिसर्स कहा जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता था? फर्स्ट लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद एक पद आता है NGT का, ठीक है, एक पद है NGT का हेड ऑफ NGT। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि NGT है क्या। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट और ग्रीनरी से रिलेटेड ये एक ट्राइब्यूनल्स है जिसको डिस्पोज करती है, पर्यावरण संबंधित मुद्दे का जो है डिस्पोजल करने की जो है करने का जो अधिकार है वो इसे मिला हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई है बाय NGT एक्ट 2010 के थ्रू जो है इसकी स्थापना हुई है, पहला चीज। दूसरी चीज जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डेवलपमेंटल कंट्री है इंडिया, फर्स्ट डेवलपमेंटल कंट्री है इंडिया जहां इसकी स्थापना की गई है, दैट मीन्स कि NGT की स्थापना की गई है, फर्स्ट डेवलपमेंटल कंट्री है। एज वेल एज क्या है कि थर्ड कंट्री है, थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड जहां की NGT की स्थापना की गई है, जहां की NGT की स्थापना की गई है, ठीक है। तो अब इसमें थर्ड कंट्री है, तो दो और कौन कौन सी कंट्री है? तो दो कंट्री है, एक तो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा कौन सा है? न्यूजीलैंड। ये मात्र दो कंट्री है जहां पे NGT जैसी व्यवस्था है, दैट मीन्स कि पर्यावरण संबंधी मुद्दे का निपटारा करने के लिए यदि पर्यावरण संबंधित कोई ऐसा वाइटल इश्यूज है कोर्ट के अंदर में जाती है, उसको डिस्पोज करने के लिए, उसका निदान निकालने के लिए NGT जैसी व्यवस्था जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है एज वेल एज न्यूजीलैंड में है। इंडिया तीसरा कंट्री है जहां पे NGT जैसी व्यवस्था जो है 2010 में एक कानून के द्वारा जो है किया गया। और एक चीज क्या खास बात है कि NGT को 6 महीने के विद इन 6 मंथ्स इसको अपना जजमेंट देना होता है। क्या करना होगा कि विद इन 6 मंथ जो है, 6 महीने के भीतर जो है इसको अपना निर्णय जो है, अपना निर्णय देना होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अपना निर्णय देना होता है। और एक खास बात यह है कि इस निर्णय को आपको चुनौती जो है सिर्फ 90 दिन के अंदर जो है चुनौती आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। इन्होंने जो जजमेंट दिया, दैट मीन्स कि NGT ने जो जजमेंट दिया है या NGT ने जो डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है,
उस निर्णय को चुनौती सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के अंदर आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा। 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं उस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वो फेमस निर्णय, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जजमेंट जो एनजीटी के द्वारा दिए गए हैं। पहला तो मान लीजिए यमुना के से संबंधित जो मुद्दा है उसको लेकर के उन्होंने डिसीजन दिया था। सुंदरबन को बचाने की बात जब हुई थी, सुंदरबन की जो डेल्टा है या उसके ग्रीनरी को सेफ रखने के बारे में एनजीटी का निर्णय आया था। इसके अलावा जो डीजल जो गाड़ियां हैं, डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको जो बैन किया गया था दिल्ली में, वो भी एनजीटी का ही निर्णय था। और वर्तमान में जो इनके चीफ हैं उनका नाम है जस्टिस प्रकाश रंजन श्रीवास्तव। कौन है? जस्टिस प्रकाश रंजन श्रीवास्तव। ठीक है, ये इनके मतलब हेड है, अभी एनजीटी के चीफ बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया एनजीटी के बारे में कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये एक बॉडी है, जुडिशरी बॉडी है जो इन्वायरमेंट को लेकर के डिसीजन और जजमेंट देती है। पहला चीज, दुनिया की थर्ड कंट्री है जहां पे ऐसी व्यवस्था है। फर्स्ट डेवलपमेंटल कंट्री है जहां इस टाइप की व्यवस्था है। विद इन 6 मंथ के अंदर जो है इसको जजमेंट देना होगा, और 90 दिनों के अंदर जो है आप इस जजमेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है आप उसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है इसकी नियुक्ति किसकी होती है, तो एलिजिबिलिटी में जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है, ठीक है ना, उसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट जो व्यक्ति है उसी की नियुक्ति इस पद पे होती है। ठीक है ना, ये जुडिशियल हेड की चर्चा हम लोगों ने की है। अब इसके आगे हम लोग एक टॉपिक की डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पार्लियामेंट्री हेड। ठीक है ना, चलिए आज हम अगली वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट्री हेड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और ये जुडिशियल जितने भी हेड है उसको हमने ओवरऑल यहाँ पे डिस्कस किया है। इससे पहले हमने जो आपका जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट, उसका डिस्कशन हमने किया है, और एज वेल एज जो न्यू चीफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई वहाँ पे हमने उसको डिस्कस किया है। फिर उसके साथ ही साथ हमने नया गवर्नर जो अपॉइंट हुआ है अलग अलग राज्यों में, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों से अपेक्षा है कि इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।